Hello student, myself Narendra Kumar from Vidya Mandir classes, and I am discussing some questions from JMIN 2019 question papers, and these questions are from physical chemistry. So let's see some questions. So this is in question: an open vessel at 27 degrees Celsius is heated until 2/5 of the air assumed as an ideal gas in it has escaped from the vessel. Assuming that the volume of the vessel remains constant, the temperature at which the vessel has been heated is. तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है कि हमारे पास में ये एक ओपन वेसल है, इस ओपन वेसल के अंदर एयर है, एयर पार्टिकल्स है किसी एक टेम्परेचर टी पर, और इस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो लग रहा है। तो इसके अंदर एयर के पार्टिकल्स के मोल्स लेट से N1 है, टेम्परेचर इसका T1 है, वॉल्यूम इसका V है वो सेम ही रहेगा, और प्रेशर कुछ जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर P लग रहा है। अब इसको हीट अगर हम करेंगे तो इसके अंदर जो एयर है वो एक्सपेंड करेगी, तो एयर एक्सपेंड करेगी इसको हीट करने से, तो अब इसके अंदर जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो कम रह जाएंगे, एयर के पार्टिकल्स जो है वो बाहर निकल जाएंगे एक्सपेंड करने से। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो रह जाएंगे वो N2 होगा, टेम्परेचर इसका T2 हो गया, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ पे जो भी वॉल्यूम है वो थोड़ी अब एक्सपेंडेड लेस डेंस एयर होगी, और प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब एयर का आइडियल गैस बिहेवियर कंसिडर करने से हम आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, PV = nRT। तो इस पूरे प्रोसेस में प्रेशर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब PV जो है वो हमारे कांस्टेंट है और R जो है वो भी कांस्टेंट होता है। तो हम कहते हैं कि NT = कांस्टेंट फॉर दिस प्रोसेस। NT = कांस्टेंट फॉर दिस प्रोसेस मींस स्टेज 1 के लिए N1 T1 = N2 T2 हो जाएगा। नाउ N1 की वैल्यू इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर पार्टिकल्स है, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है इसलिए 300 हो जाएगा। N2 जो होगा N1 - 2/5 ऑफ एयर हैज बीन as separated from the vessel, escaped from the system। तो 2/5 एयर एस्केप कर गई, तो रिमेनिंग एयर ये रह जाएगी और टेम्परेचर जो होगा हमारा T2 हो जाएगा। तो ये 3/5 एयर जो है बच गया है, 2/5 एस्केप कर गया है, तो N1 × 300 से हम T2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो T2 जो होगा N1 × 300 × 5 अपॉन 3N1। तो ये N1 की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और ये 500 केल्विन जो है हमारा आंसर आ जाएगा। 500 केल्विन इज द आंसर दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, इसकी स्क्रीन पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डेल्टा नॉट एम, ये लैम्डा नॉट एम फॉर NaCl, HCl एंड Na are 126.4, 425.9 and 100.5 Simon square centimeter per mole respectively. If the conductivity of 0.001 molar HA is this much, then degree of dissociation is। तो देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो हमारा होता है उसको अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो ये जो भी हमारे पास में एक HA का सॉल्यूशन है, इस HA के सॉल्यूशन की कुछ कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.001 मोलर कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, C = 0.001 मोलर गिवन है। अब जब ये इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो उस मोमेंट इसकी कुछ कंडक्टिविटी होगी, तो अल्फा जो होगा वो एक सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी अपॉन इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी के रेशियो के बराबर होगा। अब लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा एम की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये K × 1000/m से आएगा हमारे पास में, और इसकी कंडक्टिविटी जो गिवन है वो 5 × 10⁻⁻5 गिवन है, 5 × 10⁻5 1000 हमने ये ले रखा है, यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर से आता है आपको पता ही होगा, और मोलैरिटी इसकी जो गिवन है 0.001 गिवन है। अब इसको सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 50। ये K जो था वो साइमन पर सेंटीमीटर था और मोलैरिटी यहाँ पे हमने कन्वर्ट कर ली, तो ये हमारा लैम्डा एम आ गया। अब लैम्डा नॉट एम की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो लैम्डा नॉट ऑफ Na लेना होगा हमें, प्लस लैम्डा नॉट ऑफ HCl लेना होगा, माइनस लैम्डा नॉट ऑफ NaCl लेना होगा यहाँ पे। ठीक है, ये मोलर कंडक्टिविटी है इन सबकी, तो इसको हम रिलेट कर लेंगे। तो Na का जो हमारे पास में है ये 100.5 है, और HCl का जो हमारे पास में है ये सेकंड में है 425.9, माइनस इसमें हमें करना है NaCl का जो कि स्टार्टिंग में 126.4।
तो इस वैल्यू को सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या जो है लेमडा नॉट एम आ जाता है हमारा, और फिर इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके हम आंसर निकाल लेंगे। तो ये स्टेप्स तो यही है। तो ये वैल्यू जो है वो 400 के करीब आ रही है। So this value is 400 in proper unit. So alpha is equals to 50 which is lambda m upon lambda naught m. तो इसको सॉल्व करिए, देखिए जो भी आपका रिजल्ट आता है 50 अपॉन 400। सो ये 0.125 के करीब आएगा, और 0.125 जो है ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर आता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, magnetic moment of an octahedral complex, octahedral homoleptic manganese 2 complex is 5.9 bm. The standard suitable ligand for this complex है, एक octahedral complex है और homoleptic है, सारे ligand सेम ही है, manganese 2 का है, उसके अंदर स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू गिवन है 5.9 बोर मैग्नेटॉन। तो इसका मतलब इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीज +2 स्टेट के अंदर है, तो ये जो है 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं हो रहे, तो हमें किसी वीक लिगेंड को कंसिडर करना है, वीक फील्ड लिगेंड को कंसिडर करना है। तो ये जो इथाइलिन डाइअमीन है, साइनाइडो लिगेंड है और कार्बोनिल लिगेंड है, ये तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इथाइलिन डाइअमीन स्ट्रॉन्ग फील्ड हो गया बिकॉज ऑफ चिलेटिंग इफेक्ट। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन जो हमें नजर आ रहा है वो थायोसाइनाइडो लिगेंड आ जाएगा, सल्फर से कोऑर्डिनेशन होगा, वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स बनेगा, और इसका मैंगनीज 2 कॉम्प्लेक्स का स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट 5.9 बोर मैग्नेटॉन ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट इन ए हाइड्रोजेनिक एटम इज इक्वल टू 1.5 पाई a naught is the Bohr radius, then the value of n by z is। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ की वैल्यू किसी nth ऑर्बिट के अंदर गिवन है, n by z की वैल्यू क्या है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो n by z की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो देखिए जो हमारे पास में एक्सप्रेशन होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ का 2 पाई r इज इक्वल्स टू n लैम्डा। तो यहां पे हमें फाइंड आउट करना है n बाई z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ की वैल्यू तो हम यहाँ पे जो है r की टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। r को अगर हम देखेंगे तो ये जो है हमारे पास में 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई z एंगस्ट्रॉम टाइप का हमारा एक्सप्रेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये तो जस्ट एक यूनिट हो गई, तो हम इसको अगर कह देते हैं r इज इक्वल्स टू a नॉट इंटू n स्क्वायर बाई z। अब a की वैल्यू जिस यूनिट में डालेंगे उसके अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो r की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 2 पाई इंटू a नॉट इंटू n स्क्वायर बाई z इज इक्वल्स टू n इंटू लेमडा, और डी ब्रोगली वेवलेंथ की वैल्यू गिवन है 1.5 पाई a नॉट। तो 2 पाई इंटू a नॉट इंटू n स्क्वायर बाई z इज इक्वल्स टू n इंटू 1.5 टाइम्स ऑफ पाई a नॉट। अब n बाई z के लिए इसको हमें सॉल्व करना है, तो n स्क्वायर बाई z इंटू n अगर हम कर देंगे तो ये हमारा n बाई z ही आ जाएगा। तो ये n इंटू 1.5 पाई a नॉट अपॉन 2 पाई a नॉट आ जाएगा। तो पाई पाई जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा, a नॉट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ये n हम इधर लेकर के आ चुके हैं तो उसको वहां से हटा दीजिए, वहां से हटा दीजिए। तो ये जो है 1.5 अपॉन 2 जो है कुछ वैल्यू आ रही है, तो 1.5 अपॉन 2 जो है हमारा 0.75 हो गया है। तो ये जो है इस टाइप से इजी सा क्वेश्चन है, दो कॉन्सेप्ट्स को एक साथ रिलेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर ए रिएक्शन consider the plot of ln k versus 1 by t given in the figure. If the rate constant of this reaction is 400 k, at 400 k is 10 to the power minus 5 per second, then the rate constant at 500 k is। तो देखिए यहाँ पे जो है हमें एक टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है,
हायर टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सिंपल सा हमारा एक्सप्रेशन होता है और उसके अंदर जो एक डेटा रिक्वायर्ड होता है वो है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। और एक्टिवेशन एनर्जी को हम इस ln k वर्सेस 1/t प्लॉट से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास में इक्वेशन है ln k इज इक्वल्स टू ln a माइनस EA बाई आर इंटू 1/t। तो ये जो है ln k वर्सेस 1/t कर्व हम प्लॉट करेंगे तो उसका जो स्लोप आएगा ये स्लोप जो है माइनस EA बाई आर के इक्वल होगा। स्लोप इक्वल्स टू माइनस EA बाई आर। तो यहां से हम कह सकते हैं कि EA बाई आर इज इक्वल्स टू 4606, ये केल्विन वाला Ka है K। तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 4606 इंटू आर इंटू के। आर की वैल्यू को जब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे तो फिर ये हमारा जो है एक्सप्रेशन आ जाएगा। आर की वैल्यू को हम ले लेते हैं एनर्जी की यूनिट की टर्म्स में तो 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। तो ये केल्विन केल्विन कैंसिल हो जाएगा और जूल पर मोल ही फाइनली रह जाएगा। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी आ गई। अब जो एक्सप्रेशन है log K2 अपॉन log K1 इज इक्वल्स टू EA बाई 2.303 R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। तो यहाँ पे इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये log K2 हमें फाइंड आउट करना है। log K जो है वो 10 टू द पावर -5 है 400 केल्विन पर। तो ये EA की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 4606 इंटू 8.314 अपॉन 2.303 इंटू 8.314 और ये 1/400 माइनस 1/500 ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो अब इसको आप सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं कि आपका आंसर जो है वो क्या आ रहा है। तो इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं आप तो ये एग्जैक्टली 1 के करीब आ जाएगा। तो यहां से हम इसको जो है सिंप्लीफाई करके बता सकते हैं कि ये जो है हमारा क्या होगा। तो ये तो देखिए कौन सा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। 10 टू द पावर -4 जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि ये 1 आ रहा है तो इसका मतलब ये हमारे पास में 10 होगा। ये 10 होगा तो log 10 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो K2 अपॉन 10 टू द पावर -5 इज इक्वल्स टू 10। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं कैसा है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास में अमंग द फॉलोइंग द फॉल्स स्टेटमेंट इज। सरफेस केमिस्ट्री टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है ये। इट इज पॉसिबल टू कॉज आर्टिफिशियल रेन by throwing electrified sand carrying charge opposite to the one on clouds from an aeroplane। clouds जो है वो एक टाइप का कोलाइड है। तो कोलाइड की स्टेबिलिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि ये किस टाइप का है, लायोफिलिक है या लायोफोबिक है। तो यहाँ पे जो है किसी भी कोलाइड को हम कोगुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके। तो ये स्टेटमेंट 1 जो है हमारा करेक्ट है। फॉल्स स्टेटमेंट हमें पिकअप करना है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। आर्टिफिशियल रेन का लॉजिक यही लॉजिक होता है। लायोफिलिक सोल कैन बी कोगुलेटेड बाय एडिंग एन इलेक्ट्रोलाइट। लायोफिलिक सोल, यस, लायोफिलिक सोल्स को हम ऐड कर कोगुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके। यहीं से आपका जो हार्डी-स्लोज रूल्स है वो डेवलप हुआ है। यहीं से हम जो कोगुलेटिंग पावर, कोगुलेटिंग वैल्यू को रिलेट करते हैं। लेटेक्स इज कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ रबर पार्टिकल्स विच आर पॉजिटिवली चार्ज। ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। लेटेक्स इज कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ रबर पार्टिकल्स विच आर पॉजिटिवली चार्ज। आप ये मैंने डायरेक्टली बोल दिया क्योंकि अगला स्टेटमेंट देखिएगा वो क्लियरली नजर आ रहा है कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, स्टेटमेंट 4 को देखिए, टिंडल इफेक्ट कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ए कोलाइडल सॉल्यूशन एंड ए ट्रू सॉल्यूशन। इसी के बेसिस पे आप कह सकते हैं। हो सकता है कि आपको ये नॉलेज नहीं हो कि लेटेक्स किस टाइप का है, क्या है, तो लेकिन
एग्जामिनर फेवर कर रहा है कि ऑप्शन नंबर 4 के अंदर जो एक फिनोमेना है टिंडल इफेक्ट, वो आपको पता होगा, उसके बेसिस पे आप बता सकते हैं कि ये क्या होगा। तो इजी क्वेश्चन है, इसके लिए करेक्ट ऑप्शन जो है फॉल्स स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, if Ksp of silver oxalate is 8 into 10 to the power minus 12, the molar solubility of silver, sorry, if Ksp of silver carbonate is 8 into 10 to the power minus 12, the molar solubility of silver carbonate in 0.1 molar silver nitrate। तो यहाँ पे solubility कैलकुलेट करने के लिए हमें कॉमन आइन इफेक्ट का कॉन्सेप्ट यूज करना है, और इस कॉमन आइन इफेक्ट के बेसिस पे हम solubility जो है फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये सिल्वर कार्बोनेट का सोल्यूशन है, सिल्वर कार्बोनेट का सॉल्यूशन डिसॉल्व कर रहे हैं सिल्वर कार्बोनेट को सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के अंदर। तो ये हमारा सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम हो गया। इनिशियली सपोज इसके हमने कुछ ए मोल्स ले लिए हैं, और ये जो ए मोल्स हैं वो 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में हम डिसॉल्व करने जा रहे हैं। तो सॉल्यूशन में पहले से सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी 0.1 मोल्स पर लीटर, और ये 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि इसकी कुछ सॉल्युबिलिटी हो गई S मोल्स पर लीटर। तो ये 0.1 मोल्स पर लीटर था, और 2S मोल्स यहाँ से और आ जाएगा डिसॉल्व होने से, और ये आ जाएगा हमारा S मोल्स। अब हमें इसकी सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्युबिलिटी के लिए हम Ksp का एक्सप्रेशन कंसिडर कर लेंगे, और Ksp का जो एक्सप्रेशन होगा वो है प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन एट इक्विलिब्रियम एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट आयन। Ksp की वैल्यू गिवन है 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, और सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन ये है। अब यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट हमारा लग रहा है, तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से हम कह सकते हैं कि ये एक स्मॉल वैल्यू है कंपेयर टू 0.1, तो अप्रोक्सीमेटली हम ये 0.1 कंसिडर कर लेते हैं। तो 0.1 का स्क्वायर इंटू एस के लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 अपॉन 0.1 इंटू 0.1, तो ये 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 के करीब कुछ आ जाता है। तो 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 सॉल्युबिलिटी हो गई है। इसी स्लाइड पे एक क्वेश्चन है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1 मोलर H2O2 इज। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक सॉल्यूशन है, इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है, एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन is volume of oxygen gas evolved from 1 ml of hydrogen peroxide solution on complete decomposition at STP condition or under given condition। तो मोलैरिटी और वॉल्यूम स्ट्रेंथ में एक डायरेक्ट रिलेशन होता है। 11.2 इंटू मोलैरिटी जो होगा वो वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो जाता है। तो 11.2 इंटू मोलैरिटी को करेंगे तो यहाँ पे ये नियरली 11.35 एक ऑप्शन गिवन है। तो ये हमारा जो है वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि 8 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन सॉल्यूशन एंड मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन रेस्पेक्टिवली आर। तो ये मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी जो है हमें फाइंड आउट करना है। तो मोल फ्रैक्शन अगर निकाल लेंगे तो मोलैलिटी इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है। 8 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है और 18 ग्राम वाटर है। तो ये मोलैलिटी अगर हम निकालेंगे तो 8/40 आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 18, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज 18 ग्राम। तो ये हमारी मोलैलिटी हो गई। और मोल फ्रैक्शन अगर हम निकालेंगे तो 8/40 आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड 8/40 प्लस 18/18 आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ये यहाँ से सॉल्व करने से जो भी हमारा आंसर आ रहा है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो क्या होगा। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक नॉलेज टाइप का क्वेश्चन है जो कि आप अक्सर करते हो इस टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन C ग्रेफाइट प्लस O2 गिव CO2 और इस रिएक्शन का डेल्टा H गिवन है x किलो जूल पर मोल। ग्रेफाइट प्लस हाफ O2 गिव CO2, इसका y किलो जूल पर मोल गिवन है। और एक रिएक्शन और गिवन है, रिएक्शन नंबर 3 को हम रिएक्शन नंबर 1 और 2 से रिलेट कर सकते हैं। तो रिएक्शन नंबर 3 को अगर हम 1 और 2 के साथ रिलेट करेंगे तो देखिए क्या रिलेशन जो है हमारे पास में आएगा। रिएक्शन नंबर 3 के अंदर ये कार्बन मोनोऑक्साइड है गैस फेज में, और इसको ऑक्सीजन के साथ अगर हम रिएक्ट करा रहे हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस फेज में प्रोड्यूस हो जा रहा है।
इस रिएक्शन का डेल्टा एच अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे जो भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स है इनका डेल्टा एच फॉर्मेशन। तो डेल्टा एच फॉर्मेशन जो है स्टैंडर्ड कंडीशन में लेते हैं तो ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट के अंदर हमारे पास में स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा और यहाँ पे हाफ ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है ये 0 होता है बाय डेफिनेशन, तो इसको तो हम यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं और इसकी वैल्यू को अगर आप देखोगे तो ये जो फर्स्ट सेकंड रिएक्शन है ये एक मिसप्रिंटिंग है, CO2 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे CO होना चाहिए बैलेंसिंग के अगर देखेंगे तो एक टाइपो है। तो सेकंड रिएक्शन को अगर हम देखेंगे तो ये जो Y है दैट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो इसकी वैल्यू जो है ये Y किलो जूल पर मोल हो गया ये। और फर्स्ट रिएक्शन को अगर हम देखते हैं तो ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा x किलो जूल पर मोल के अंदर। तो ये जो हमारे पास में रिएक्शन है ये थर्ड रिएक्शन है और थर्ड रिएक्शन का जो डेल्टा एच है गिवन है वो Z है, दैट विल बी इक्वल टू x माइनस वाई। तो Z इज इक्वल टू x माइनस वाई है। तो अब अगर हम यहाँ पे सब जगह देखो x की वैल्यू और Z की वैल्यू 5, Z इज इक्वल टू x माइनस वाई है, तो ऑप्शन नंबर 1 तो हमारा करेक्ट नहीं होगा। और x इक्वल्स टू अगर हम निकालेंगे तो Z प्लस वाई आएगा, तो x इक्वल्स टू Z प्लस वाई आएगा और ये ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। x इक्वल्स टू वाई प्लस जेड, x इक्वल्स टू वाई प्लस जेड ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सो the upper stratosphere consisting of the ozone layer protects us from the sun's radiation that falls in wavelength region. You know very well that ozone जो है that protects us from ultraviolet radiation and specifically ozone जो है वो UV radiations को absorb करता है, so that sun से जो radiations आ रहे हैं उसमें UV radiations जो है वो ozone layer absorb कर लेगी और जो सनलाइट हमारे पास पहुंच रही है वो विदाउट यूवी रेडिएशंस होगी। तो ओजोन जो है स्पेसिफिकली 255 नैनोमीटर वेवलेंथ के रेडिएशंस को एग्जैक्टली एब्जॉर्ब कर जाता है। तो 255 नैनोमीटर के वेवलेंथ के रेडिएशंस को अगर हम देखेंगे तो ये एग्जैक्टली 200 टू 350 नैनोमीटर की रेंज में फॉल करेगा। तो ये जो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये कह रहा है कि द अपर stratosphere consisting of the ozone layer protect us from the sun's radiation that falls in the wavelength region of 200 to 350 नैनोमीटर। ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से रिलेटेड हो सकता है या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है उसमें हम रेडिएशन, ये स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ते हैं तो उसमें वेरियस टाइप के जो रीजन्स है उनकी हम बात करते हैं। IR रीजन की वेवलेंथ, UV रीजन की वेवलेंथ, विजिबल रीजन की वेवलेंथ, तो कैसे भी रिलेट कर सकते हो इससे। सो ये एक इजी सा क्वेश्चन है। तो इस टाइप से हमने ऑलमोस्ट ये सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया वेरियस वीडियोस के अंदर, तो आपने देखा होगा इनसे। तो आप अपने कमेंट्स लिखिए, क्या आपके कमेंट्स है, क्या आपकी ऑब्जर्वेशंस है, इनसे आपको क्या बेनिफिट हो रहा है। आपको अगर पसंद आ रहा है तो आप लाइक करिए, VMC यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप इसका एडवांटेज उठाइए। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन।